नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे लौटकर सियासत टोपी पर आई। उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी मौसम हो और जुबानी जंग ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले गोरखपुर की जनता को डबल गिफ्ट दिया। पीएम मोदी ने गोरखपुर एम्स और खाद का कारखाना का उद्घाटन किया और कहा कि इनका जनता को लंबे अरसे से इंतजार था। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए जमकर हमला बोला। इस दौरान लाल टोपी का जिक्र किया, जिसके बाद यूपी की सियासत टोपी में जाकर अटक गई है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का साल नजदीक आ रहा है, यूपी का सियासी पारा भी ऊपर जा रहा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक यूपी की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी जहां पूर्वांचल की साधना कर रही है, तो वहीं सपा आरएलडी के सहारे पश्चिम को साधने में जुटी है। इन सब के बीच सियासी दंगल में एक दूसरे पर जमकर जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। पहले अब्बाजान, फिर जिन्ना और अब सियासी नूरा कुश्ती में लाल टोपी की एंट्री हो गई है। मंगलवार को पूर्वांचल को चिकित्सा और स्वास्थ्य की बड़ी सौगात के रूप में गोरखपुर एम्स के साथ ही खाद फैक्ट्री और आईसीएमआर के अत्याधुनिक लैब की सौगात देने के बाद पीएम मोदी ने आगामी विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। डबल इंजन और विकास के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए पीएम ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी को घेरा और लाल टोपी को यूपी के लिए रेड अलर्ट है, यानी खतरे की घंटी बता दिया। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। मिशन पूर्वांचल पर पहुंचे पीएम मोदी और सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को विकास के मुद्दे पर घेरते हुए कहा, लाल टोपी आतंकियों का समर्थक है और इनसे सावधान रहने की जरूरत है। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। पीएम के बयान के बाद यूपी में टोपी की सियासत फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार टोपी का रंग लाल है। वैसे तो यूपी में टोपी की सियासत कोई नई नहीं है। इससे पहले आजमगढ़ में सीएम योगी ने जनसभा के दौरान लाल टोपी को गुंडागर्दी का प्रतीक बताते हुए जुबानी तंज कसे थे। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी का वार हुआ तो अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को घेरते हुए पलटवार कर दिया। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, भाजपा के लिए रेड अलर्ट है महंगाई का, बेरोजगारी बेकारी का, किसान मजदूर की बदहाली का, हाथरस लखीमपुर महिला व युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा, व्यापार व स्वास्थ्य का और लाल टोपी का, क्योंकि वो ही इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। लाल का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। जाटलैंड में सपा और आरएलडी की परिवर्तन रैली के दौरान भी अखिलेश यादव से मीडिया ने लाल टोपी के मुद्दे पर सवाल किया, तो अखिलेश ने किसानों के मुद्दे पर घेरते हुए पीएम और सीएम योगी से सवाल पूछ लिए। उन्होंने कहा है कि आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, आपकी दुख तकलीफों से नहीं। लाल टोपी वाले हमेशा विकास के विरोधी और सत्ता के लालची थे। कम से कम प्रधानमंत्री जी को वो याद रखना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि जिस पूर्वांचल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ है, उसका उन्होंने शिलान्यास किया था। यूपी में चुनाव हो और टोपी का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता। सपा की लाल टोपी, बीएसपी की नीली और भाजपा की पीली टोपी, मुसलमानों की सफेद टोपी, यानी यूपी में टोपी पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो गया है। सियासत लौटकर फिर टोपी पर आ गई है। अब देखने वाली बात होगी कि यूपी की जनता किसको ताज पहनाती है और किसे टोपी। स्पेशल डेस्क,
के न्यूज इंडिया। तो आज का मुद्दा में टोपी की बातचीत करेंगे और जिस तरह से लाल टोपी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल खड़ा कर दिया है, ऐसे में अब देखना होगा कि टोपी की सियासत 2022 के चुनाव में आगे कहां तक जाती है और टोपी के माध्यम से आगे कौन सी पार्टी कितने जनता के बीच में पहुंचकर अपना रंग जमा पाती है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। शशांक यादव एमएलसी सपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राजेश तिवारी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा रमेश ठाकुर राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शशांक जी आपके पास ही आएंगे। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी का जिक्र किया है, लाल टोपी को रेड अलर्ट कहकर कहा है, उस पर क्या कहना है आपका? किस तरह से समाजवादी पार्टी इसको लेती है? लाल रंग से भड़कता कौन है, उसी पर चर्चा हो जानी चाहिए, कौन जो लाल रंग देख के भड़क जाता है। और जहां टोपी की बात रखी है तो देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहूंगा कि मुद्दों से विहीन भारतीय जनता पार्टी अकारण ऐसी चीज डालना चाहती ताकि मीडिया में उसकी चर्चा रहे। ये स्ट्रेटजी ट्रंप के पहले इलेक्शन से स्टार्ट हुई थी, वरना क्या वजह है कि क्या प्रधानमंत्री जी को ये मालूम नहीं था कि कबीर साहब का, कबीरदास जी का, गुरु गोरखनाथ का और गुरु नानक देव जी के पीरियड काल में कम से कम 1000 सालों का अंतर है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक ही जगह रहा करते थे मगहर पे। क्या उनको ये नहीं मालूम था कि साइंस कांग्रेस में जब वो कहते हैं कि साहब जो है स्टेम सेल हमारे यहाँ थ्योरी पहले से थी और इसीलिए कौरव पैदा हुए थे, कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जो चलते हुआ मुद्दा भटकाने के लिए। तो लाल टोपी वाला ये स्थिति जो है, गुंडे कह के जो बात कही जा रही है, हमारे गृह मंत्री जी का क्या स्थिति है? वो तो रिकॉर्डेड गुंडे रहे, तड़ीपार का उनके पर आदेश हुआ। उसके बाद जो मौजूदा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो लखीमपुर से हैं, उनकी भी हिस्ट्री शीट रही। जो हमारे प्रधान मुख्यमंत्री जी और हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने तो अपने ही मुकदमे वापस किए। इन्होंने जो 2017 में जो इलेक्शन में अपने जो शपथ पत्र दिए हैं, उन्हीं के ऊपर ध्यान दे लीजिए। तो आरोप प्रत्यारोप तो बहुत आसान है करने के लिए, और लाल टोपी को एक चर्चा का विषय बनाकर, ताकि जो मूल मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, कोरोना का मिसमैनेजमेंट का, नोटबंदी के, ये मसले, इन पर जो असर आए हैं भारतीय जनमानस पे, और जो अब जगह जगह पे सवाल है, और जो सबसे बड़ी चीज है, जो पश्चिम में जो इनको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का लाभ मिला था वहां की 126 सीटों पे, आज वहां की जनता ने रियलाइज किया कि जो मूल रूप से जो धर्मनिरपेक्षता का भाव है, जो सांप्रदायिक सद्भाव की जो भावना रही है, वही देश की प्रगति को बढ़ा सकती है। तो आज हाथ से तोते उड़े हुए हैं, तो इसलिए ये इस तरह की बिलो द बेल्ट बात को कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इन चीजों से कोई जनता भटक पाएगी। 2-3 दिन मीडिया में बहस चलेगी और जनता इस बात पर आएगी कहां पर जरूरत है रोटी पानी की, बिजली पानी की, सड़क की, बेरोजगारी की, ये मुद्दे आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ अपनी आलोचना से बचने के लिए एक नई बहस को छेड़ा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ राजेश तिवारी भी कांग्रेस से बने हुए हैं। राजेश जी, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में 2 रैलियां थी, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, दूसरी अखिलेश और जयंत की। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जिस तरह से लाल टोपी का जिक्र किया है, जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से 2022 में भाजपा के विरोध में मजबूत विपक्ष की बात कर रही है, तमाम पार्टियों से गठबंधन भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस की तमाम योजनाओं के बावजूद भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का जिक्र नहीं किया। क्या लगता है आपको कि क्या लाल टोपी के माध्यम से जब सपा का नाम लिया है तो कांग्रेस कहीं रेस में उन्हें पीछे पिछड़ती हुई नजर आ रही है? और देखिए, बात मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक कांग्रेस को रेस में पिछड़ने की बात है, वो सब चुनाव परिणाम बताएगा। आप एक बात लिख के ले लीजिए कि आगामी चुनाव में जो 2022 विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश में हमारी नेता प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और प्रधानमंत्री की मंशा यही होती है कि वोटों का ध्रुवीकरण करे। जहां तक टोपी की बात है, प्रधानमंत्री ने ही प्रदेश की जनता को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को टोपी पहनाया। ये टोपी पहनाने वाले लोग, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के साथ जितना अन्याय आदरणीय मोदी जी ने किया है, कभी नहीं हुआ है। रैलियां हुई यार, आज गोरखपुर में रैली हुई, ये खाद फैक्ट्री इंदिरा जी के जमाने की थी। यूपीए 2 ने इसको पैकेज देके शुरू किया, फिर बंद हो गई।
तो रीपैकेजिंग एक जो हमने स्थापना की है जिन कारखानों की, इसको लगातार फीता काट के प्रधानमंत्री जी से लेना चाहते हैं। हकीकत की बात यह है कि जात का मुद्दा हो, धर्म का मुद्दा हो, टोपी असल में ये जहां से संचालित होती भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, वो काली टोपी वाले लोग हैं। उनकी टोपी भी काली है, आरएसएस वालों की, उनका दिल भी काला है। और काले दिल वाले लोग, एक टपोरी टाइप के लोग भी टोपी और पगड़ी की बात करते हैं। मुझे कहते हुए बड़ा मतलब हास्यास्पद बातें हैं। प्रधानमंत्री टोपी और पगड़ी की बात करते हैं। टोपी हमारे सम्मान में मिल रही है। कांग्रेस के नेताओं ने जब सत्याग्रह आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो टोपी हमारी पहचान होती थी। गांधी टोपी पहचान होती थी सत्य की, अहिंसा की, संघर्ष की, संकल्प की, एक शाश्वत संघर्ष की। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल टपोरी टाइप बयान दिया है। और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी का मामला, हाथरस का मामला, खाद नहीं किसानों को मिल रही है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे फेल है। ये फेलियर लोग जो होते हैं, प्रधानमंत्री से पहले भी कहते थे कि कपड़ों से पहचान लिया जाता है किसने जो है हिंसा किया, हिंसा में कौन शामिल है। तो प्रधानमंत्री की बात करते अब तो कोई वैल्यू देश नहीं लेता। पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी बातों पे देश अब कोई महत्व नहीं देना चाहता। उत्तर प्रदेश में जो वोटों के ध्रुवीकरण का खेल खेला जा रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा, क्योंकि विकास का कोई काम तो हुआ नहीं। प्रियंका गांधी ने हर मुद्दे को बेबाकी से उठाया, हर मुद्दे को। खाद के मुद्दे पे कांग्रेस ने घेरा सरकार को, हाथरस का मुद्दा, सोनभद्र का मुद्दा, लखीमपुर खीरी का मुद्दा। टोपी तो उन्होंने किसानों के दर्द को पहनाई है। टोपी उन्होंने यहाँ के नौजवानों को पहनाई है। टोपी इन्होंने यहाँ के किसानों को पहनाई है, छात्रों को पहनाई है, महिलाओं को पहनाई है। ये टोपी पहनाने वाले लोग, जो इनकी टोपी है सत्ता की टोपी, उसको उत्तर प्रदेश की जनता इनके सर से अलग कर देगी। ये इनको जानना चाहिए। ये धर्म की राजनीति, टोपी, पगड़ी, कुर्ता पायजामा, धोती हमारी संस्कृति है, हमारे परिधान है। भारत विविधता का देश है। कोई टोपी पहनता है, कोई पगड़ी पहनता है, कोई कुर्ता पजामा पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है। जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ बने हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पास पहुंचेंगे। रमेश जी, जिस तरह से टोपी की यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों की यदि बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो उसको लेकर तमाम बातें कही जा सकती हैं जिस प्रकार से हमारे दोनों ही नेताओं ने यहाँ पर बातें करी है। लेकिन यदि हम सांकेतिक राजनीति की बात करें तो पुराने समय से ही, चाहे तिलक तराजू तलवार की बात कर ली जाए या कीचड़ में कमल की बात कर ली जाए, इस तरह के जुमलों का उपयोग राजनीति में खास तौर से चुनावी दौर में होता चला आया है। क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री ने आज जब ये टोपी का राग छेड़ा है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये उत्तर प्रदेश के आगामी 2022 की चुनावी दौर में आगे तक जाएगा और क्या इसका फायदा मिल सकता है भाजपा को? जहां तक आपने पुराने दौर की राजनीति की बात करी है, मुझे लग रहा वहां परिधानों में कौन क्या पहनता है, कौन लाल टोपी लगा रहा, काली लगा रहा, इस पे चर्चा नहीं होती थी और होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि सर पे अगर आपका कोई भी तिलक है, टोपी है, ये मुझे लग रहा हमारा संस्कृति का हिस्सा रहा है। इसको राजनीतिक से फिलहाल मुझे लग रहा नहीं जोड़ना चाहिए, वोट बैंक से नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी बात, इस बयान के बाद में एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, जो अब तक आज तारीख 6 तारीख 7 तारीख अब तक ये चीजें नहीं हो पाई थी। आज ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में जो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का है वो सपा के साथ में होने वाला है 1 to 1। इस तरीके से, जिस तरीके से बाकी दूसरी पार्टियां भी, प्रियंका जी भी किसी के बयान से मुकाबला नहीं हो जाता। अब आप ठीक है, राजेश जी आपके पास आएंगे, उन्हें अपनी बात कह लेने दीजिए जी। और दूसरी बात यह है, आप ये सारी चीजें जब होने लगती हैं तो मुझे लग रहा है लाल टोपी या लाल रंग का मतलब होता है खतरे का निशान। मुझे लग रहा है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं और उनके जो पार्टी से उनके जो एक अलायंस जो बना है, उनकी रैलियों में जो भीड़ दिखाई दे रही है, मुझे लग रहा कहीं ना कहीं किसी को ये लगने लगा है कि वास्तव में लाल जो रंग है, लाल टोपी, उससे खतरा उनको दिखाई देने लगा। बहरहाल ये चीजें मुझे लग रहा है राजनीतिक में होती रहनी चाहिए, लेकिन आप किसी चीज को एक संस्कृति से जो चीजें जुड़ी हुई है उसको नहीं आपको जोड़ना चाहिए। अब राजनीति इतने स्तर तक गिर जाएगी, मतलब जो मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, जो
हमारे एक फंडामेंटल राइट्स में जो चीजें लिखी गई हैं, जो बातें कहनी चाहिए राजनेताओं को, वो चीजें नहीं दिखाई दे रही। महंगाई का बड़ा मुद्दा है, आप देखिएगा लखनऊ में क्या हो रहा है, जितने भी लोग नौकरी मांग रहे हैं उनके ऊपर लठ बजाए जा रहे हैं, और बाकी कई सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री अगर किसी रैली में जाते हैं तो मुझे लग रहा है उन मुद्दों को टच करना चाहिए। महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे। हम यूपी से आते हैं, यूपी में क्या हो रहा है, लखीमपुर में मैं पीलीभीत से रहता हूं, पीलीभीत के बगल में लखीमपुर खीरी है, वहां पे कितना बड़ा मामला हुआ था। उस मुद्दे को लेके कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मुझे लग रहा बोलना चाहिए। ये मौका वो है क्योंकि इससे आपको हर एक पार्टी, हर एक नेता से, हर एक व्यक्ति से जुड़ना है, हर एक समुदाय से जुड़ता है। मुझे लग रहा है अगर प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया है तो प्रधानमंत्री जी को ये पता होना चाहिए, लाल टोपी जो लगाते हैं, जरूरी नहीं लाल टोपी लगाने वाले सारे समाजवादी पार्टी के एक ही कार्यकर्ता हो, नहीं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं लाल टोपी लगाने वाले, वो भाजपा को पसंद करते हैं, भाजपा को मुझे लग रहा वोट भी करेंगे। आज उनके दिल में ये ठेस पहुंची होगी, आज ये सोचते होंगे कि लाल टोपी के बाद में हम ऐसे व्यक्ति को क्यों वोट दें, इस तरीके के क्यों दें। अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का इसका जो 2022 का जो चुनाव है, मुझे लग रहा 2017, 12 और पिछले 12 जो जितने भी चुनाव 2-3 हुए हैं हाल के, उन चुनावों से इस बार बहुत अलग होने वाला है। अब जनता की बारी है, वो टोपी किसको पहनाएगी, वो काली टोपी पहनाएगी, पीली टोपी पहनाएगी, ये अब जनता के हाथ में चाबी है। क्योंकि जनता जब अपने आप से एक एनालिसिस करती है किस पार्टी को लाना है, किस मेजोरिटी के साथ में किस नेता को लाना, वो नहीं पता होता। लेकिन इस बार का जो वोटर, यूपी का जो वोटर है, वो बहुत साइलेंट है। किसी से आप पूछो वो खुल के नहीं बोल रहा है किसके तरफ जाना, क्या जाना। जी बिल्कुल रमेश जी, हाँ, वोटर की आप बात कह रहे हैं यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है साइलेंट वोटर है, और किसी रैली में कितनी भीड़ जमा होती है इसका सीधा सीधा अंदाजा ये भी नहीं लगाया जा सकता है कि चुनाव में जो परिणाम आएंगे वो उसी के अपेक्षित आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन खासतौर से इस तरह के जुमलों की राजनीति की यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शायरी की बात कर लें, या फिर अलग अलग, चाहे हम बंगाल के उदाहरण को देख लें, दीदी और दीदी की बात कर लें, या खेला होबे की बात करें, कहीं ना कहीं इस तरह के जो जुमले होते हैं वो जनता के बीच में जनता को आकर्षित करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्या कहना है इस पर आपका? करते हैं, मैं उसी पे आने वाला था। जब पश्चिम बंगाल के जब चुनाव हो रहे थे, देखो प्रधानमंत्री का एक पद होता है, बहुत सम्मानीय होती है, हम सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन उस पे बैठा हुआ व्यक्ति जब किसी के बारे में, विशेष तौर महिला के बारे में, वो दीदी इस तरीके से अगर वो कहता तो वो जनता को उपहास लगता है। वो लगा पश्चिम बंगाल की जनता जब उन्होंने कहा कि ओ दीदी, वो जिस तरीके से, जिस लहजे में उन्होंने कहा, मुझे लग रहा, क्योंकि हमने उस समय चुनाव भी कवर करा था, पश्चिम बंगाल भी गए, कोलकाता में गए, कई लोगों से हमने पूछा, तो ये उनका जो बयान था, वहां के लोगों को लगा ये हमारी ममता दीदी या हमारी सीएम के बारे में उपहास उड़ाया। तो मुझे लग रहा है ये चीजें यहाँ पे भी हो रही हैं। टोपी के बारे में मैंने आपको कहा, हो सकता लाल टोपी वाले आपके समर्थक भी हों, अगर जब ये बयान आप देते हो तो उनके दिल में क्या बीतती है, मुझे लग रहा है वो आपसे नाराज है। तो इस तरीके जो बयान होते हैं बड़े नेताओं के जो मुंह से होते हैं, वो आपको वोट बैंक में तब्दील नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कमबैक करते हैं, आपसे पीछे हटते हैं। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री को जिस तरीके से हम लोग जानते हैं, जो उनकी भाषा शैली है, जिस तरीके से वो एक धारा प्रभा बोलते हैं, लोगों को रिझाते हैं, अच्छी तरीके से बातें करते हैं, तो इस तरीके से वो खुद के बयान है या उनका थिंक टैंकर पीछे से बुलवा रहा है इस तरीके से, तो ये समझ से बिल्कुल परे है। हालांकि अब माहौल ऐसा बन चुका है कि उस पे क्या कुछ किसी को कहते तो बनता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है 3-4 महीने के बाद जब चुनाव आएंगे तो उसकी समीक्षा मुझे लग रहा है 22-23 करोड़ जो जनता उत्तर प्रदेश में, वो अपने से करेगी, अपने विवेक का इस्तेमाल करेगी कि हमें किस तरफ जाना है। अब जिस तरीके से प्रियंका जी ने एक बयान दिया है, उनका एक नारा चल रहा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, बहुत अच्छा लग रहा है, महिलाओं को अच्छा लग रहा है। किसी महिला आप उत्तर प्रदेश से आपके पूछिएगा जाके, उनको पसंद आ रहा है। इस तरीके से जब कोई बड़ा नेता, बड़े कद का नेता जब इस तरीके से बयान देता, कोई नारा देता है, तो मुझे लग रहा है उसको स्वीकार करती जनता। लेकिन जब आप इस तरीके से बयान करते हो जो एक पार्टी, एक समुदाय तक सीमित रहता है, तो मुझे लग रहा है उसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि ये जो बयान है तो कई लोगों ने इसको खंडित भी करा है, और कई लोगों ने, प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, जाहिर सी बात है उनका समर्थन करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है इस तरह के बयानात पे जो वोट जो बैंक है उस पे मुझे लग रहा है वृद्धि होने वाली नहीं है, इससे नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल। शशांक जी, जिस तरह से लाल टोपी की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन लाल टोपी के साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने एक लाइन यहाँ पर और जोड़ी, उनका साफ तौर पर कहना था कि लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है लाल बत्ती के लिए। इस पर आपका क्या कहना है?
कोई भी सरकार जो बनती है तो काहे के लिए बनती है, और लाल बत्ती तो वैसे भी वीआईपी कल्चर सुप्रीम कोर्ट खत्म कर चुका है, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कर चुका है, लाल बत्ती हटाई जा चुकी है, तो उन्हें केवल जुमले जोड़ने के लिए, लाल को लाल से जोड़ने के लिए वो बोल दिया, जबकि सबसे ज्यादा क्रेडिट भी इन्होंने लिया था कि मैंने सरकार में आके वीआईपी कल्चर हटा दिया और लाल बत्ती हटा दी है। ये सिर्फ जो शब्दावली हो रही है, ये शब्दावली सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हो रही है। अभी रमेश भाई जिस लखीमपुर की, मैं लखीमपुर को ही बिलोंग करता हूं, यहाँ पर आपको एक घटना और यहाँ पे छूट रही होगी कि पसवा ब्लॉक में हमारी जो महिला प्रत्याशी थी, उसकी भाजपा के ही लोगों ने उसकी साड़ी खींची, चीर्ण किया और इंटरनेशनल न्यूज बनी थी, और एक शब्द भी कहीं से भी इसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां एडिशनल एसपी जो सिटी का जो था एडिशनल एसपी पंचायत चुनाव में उसको जिसका वीडियो वायरल हुआ, ये सारी चीजें वो हैं कि जिस पर डिफेंसिव है भारतीय जनता पार्टी और एक नैरेटिव को बदलने की कोशिश हो रही है। इससे पहले केशव देव मौर्य जी ने बोला था कि उत्तर प्रदेश जालीदार टोपी और लुंगी के आतंक से मुक्त हो गया है। ये शब्दावली कहीं ना कहीं पॉइंटेडली सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए बोली जा रही है, और मुझे खुशी इस बात की है कि जनता इन चीजों को बड़े खूबसूरती से पकड़ रही है, और जनता मान रही चल रही है कि ये जो शब्दावली चल रही है, इसलिए सारा का सारा हम लोग का जो फोकस है वो हमारे जो डेवलपमेंटल वर्क रहे उनके ऊपर है, और जो बीजेपी की जो मिसहैंडलिंग है उसको जनता के सामने लाके देना है। 11 एग्जाम में 9 एग्जाम्स के पर्चे लीक हो रहे हैं और गवर्नमेंट के माथे पर शिकन भी नहीं है और कहीं पर शर्म भी नहीं है। ठीक है, हमारे साथ दीपक बघेल, ठीक है आपके पास वापस आती हूँ लौटकर। हमारे साथ दीपक बघेल बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। दीपक जी, जिस तरह से आप शशांक जी को यहाँ सुन पा रहे थे, और प्रधानमंत्री का आज का जो बयान आया है लाल टोपी को लेकर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बयान दिया है अपनी रैली के दौरान, इस पर समाजवादी पार्टी का साफ कहना है कि असल मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह का बयान दिया गया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? धन्यवाद। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के मुखिया सभी को बता रहे थे कि लाल, पीला, हरा, नीला हर तरह का रंग हमारे साथ में है और वो भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है, तो उसी को सामने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि किस प्रकार से लाल टोपी वाले किस प्रकार से लाल बत्ती की वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देते हैं। ये आपने पूर्व में इनकी सरकारों में भी देखा होगा किस प्रकार से केवल 5 जिले सैफई, इटावा, एटा, मैनपुरी इधर तक ही विकास सीमित था, उन 5 जिलों के बाहर कभी विकास गया ही नहीं। तो ये वो वीआईपी कल्चर प्रतीकात्मक हमला किया था, और ये वही वीआईपी कल्चर को बता रहे कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है। ये चाहे वो किसी हनक, सत्ता की जो हनक कहते हैं, इसका किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल तो लोगों के अंदर एक प्रचलित एक नया नारा और है, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उस गाड़ी के अंदर गुंडा। तो इस प्रकार के तो नारे आजकल जन सामान्य के बीच में चल रहे हैं और वो लोग लगा रहे हैं, तो शायद इनको जनता के बीच में जाते नहीं है, इनको जानकारी नहीं है कि जमीन पर किस प्रकार के नारे आज प्रचलन में आ रहे हैं। तो इस प्रकार के नारे जी दीपक बघेल जी, योगी जी का ये कहना था कि ये नारे चला करते थे, लेकिन जिस तरह से लगातार रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की रैलियों के दौरान सपा पर सीधे सीधे तंज कसा जा रहा है, कटाक्ष किया जा रहा है, क्या वाकई में लग रहा है भाजपा को कि कहीं ना कहीं सपा मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी किसी भी रूप में मजबूत दावेदार के रूप में नहीं नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल विकास के एजेंडे पे काम कर रही है, और आज जो विकास की जो गंगा है, आज वो उसके भागीरथी मोदी जी और योगी जी के माध्यम से आज वो पूर्वांचल की तरफ मुड़ी है, और गोरखपुर में जिस प्रकार से खाद कारखाने का और एम्स देने का गोरखपुर में जो बघेल जी कारखाना है वो इंदिरा जी के समान है। थोड़ी जानकारी आप भी तो कर लिए, 2002 में बंद हो गया था, और आप थोड़ा जानकारी कर लीजिए, इंदिरा जी के जमाने की बनी है। यूपीए 2 ने उसका पैकेज दिया था 20 की जब से योगी सरकार आई बंद, कहां से आप किन तथ्यों के आधार पे आप? ठीक है ठीक है ठीक है, राजेश जी आपके पास, राजेश जी आपके पास, राजेश जी, दीपक जी, राजेश जी, दीपक जी, राजेश जी आपके पास वापस आते हैं। शशांक जी के पास सीधा रुक करेंगे। शशांक जी, दीपक बघेल जी का तो साफ कहना है कि सपा की कोई दावेदारी ही नहीं है। सत्ता से हटने वाले लोग हैं और वो दूसरा एक राजनीतिक दल है, तो उनको पूरी छूट है वो जो कह सकते हैं। नारा तो हमारे यहाँ भी लग रहा है, जिस गाड़ी पे भाजपा का झंडा है उसने किसानों को रौंदा है,
तो अभी नारों को आप क्या कर लेंगे? ये भी जनता का नारा है, कोई समाजवादी पार्टी का नारा नहीं है। यहीं पर तो भारतीय जनता पार्टी के झंडा लगी गाड़ी थी जिसने रौंद कर 4 किसानों को रौंद दिया था। यहीं पर तो जिला खीरी है जहां पर जो है इनके गृह राज्य मंत्री ने कहा था कि अगर मेरे बेटे पर कोई दोष पाया जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज की तारीख में इनकी ये क्षमता नहीं हो पा रही कि पार्लियामेंट चल रही है और अपने जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उसको पार्लियामेंट में ला सके, वहां पर ये फेस नहीं कर पा रहे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 700 किसानों की शहादत का नाम तक नहीं जानती, कौन से किसान मरे हैं। वहां पर विपक्ष उनको दे रहा है, सूची दे रहा है कि आप किसानों को दीजिए, और एक शब्द कहीं पे निकला है। एक आपने खाली जुमला कर दिया कि मैं माफी मांगता हूं, ये कह के बात को खत्म कर दिया। और जो 700 किसान जो शहीद हुए हैं उनके बारे में आपने एक शब्द कहीं पर नहीं गया। दुनिया में जन्मदिन तक को प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन 700 किसानों की शहादत पे कोई शब्द नहीं बोल सकते हैं। तो ये लोग निश्चित रूप से कारपोरेट से, बड़े बड़े पूंजीपतियों से गवर्न ये सरकारें हैं और किसी भी रूप में रोजी रोटी के सवाल उठने ना पाए, इसलिए लगातार हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसा जुमला उछालते हैं जिसपे आप मीडिया वाले मजबूर हो जाएं डिबेट चलाने को, और अपनी जो हेडलाइन चलाने के लिए आप मजबूर हो जाएं। ऐसी शब्दावली बोली जाती है। और जैसे मैंने बहुत पहले अनुरोध किया था कि ये स्टार्टअप जब ट्रंप पहली बार जीता है, जो कि नॉन पॉलिटिकल आदमी था, उसने कहा था कि मुझे चाहे गाली दो चाहे कुछ करो, मुझे आई हैव टू बी पर डे ऑन दी हेडलाइन। ये एक नया मोड चला है कि इस तरह का नैरेटिव क्रिएट कर दो कि जो बोल रहे हैं यही महाप्रभु है, ये जो बोल रहे हैं यही सही है, ये जमाने की कोशिश की जा रही है। ये लाल टोपी वाली बात, गुंडागर्दी वाली बात, ये इसी सेंस में कही गई है कि आपको जब किसी को गुंडा बोल देते हो, किसी को चोर बोल देते हो, तो वो एक डिफेंसिव मोड में तो आता ही है। उसके बाद वो आप कुछ भी कार्रवाई करते रहो, लेकिन एक बहस का मुद्दा शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो आज का मुद्दा में जिस तरह से लाल टोपी को लेकर सियासत उत्तर प्रदेश में गर्म है, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही है उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच।
ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा में आज हम चर्चा कर रहे हैं लौट कर सियासत टोपी पर आई। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। शशांक यादव एमएलसी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ बने हुए, राजेश तिवारी कांग्रेस से, रमेश ठाकुर राजनीतिक विश्लेषक और इसके साथ ही साथ दीपक बघेल जी भाजपा से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जिस तरह से आप यहां पर सरकार के फीता काटने के बाद कांग्रेस की योजनाओं की बात कर रहे थे, इंदिरा के समय में बने किए गए कार्यों की बातचीत कर रहे थे, लेकिन यदि कार्यों की बात करें, चुनावी वोट की यदि हम बात करें तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी महिलाओं के मुद्दे को लेकर महिलाओं की ओर रुझान कांग्रेस का करती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं एक नए वोट बैंक तैयार करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद भाजपा के द्वारा जब लोकार्पण और शिलान्यास किया जाता है तो कांग्रेस उसे अपनी योजनाएं बताती है, जबकि मुख्य तौर पर यदि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की अगर रायबरेली और अमेठी की बात करें तो वहां भी कांग्रेस आज कहीं भी खड़ी नजर नहीं आती है। यदि इतनी ही चिंता कांग्रेस की पुरानी योजनाओं की आपको थी तो पुरानी योजनाओं के साथ ही साथ अपने गढ़ को मजबूत करने की कोशिश पहले क्यों नहीं की गई? देखिए, मैं एक बात बड़ी क्लियर बता देना चाहता हूं। जहां तक हमारी नेता प्रियंका जी के नेतृत्व का सवाल है तो हम वोट, पहली बात तो जान लीजिए भाजपा और हमारी पार्टी में अंतर क्या है। भाजपा कोई भी मुद्दा, कोई भी बात करती तो उसके मूल में जो होता वोट होता है। वोट बैंक की राजनीति भाजपा और अन्य दल करते होंगे, कांग्रेस की राजनीति कभी वोट बैंक की नहीं रही। हमारी नेता प्रियंका गांधी ने देखा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का जो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा ना होकर चेतावनी हो गया। जब उन्होंने देखा कि एक दलित बालिका को रात में इनकी पुलिस जला देती हाथरस में, जब उन्होंने देखा कि कुंभा में नरसंहार होता है, जब उन्होंने देखा कि लखीमपुर खीरी में इनकी गृहमंत्री के बेटे अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल के मार डालते हैं, जब प्रियंका गांधी ने देखा कि जहां भी आवाज उठाती हैं यहाँ की महिलाएं, यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, तो उन्होंने उनके साथ संघर्ष का साथी बनने का प्रयास किया। आज जो लड़की हूं लड़ सकती का नारा पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, इसको स्वीकार कर रही हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं एक नैतिक अपील होती है और वो नैतिक अपील सिर्फ कांग्रेस के नेताओं में है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यहाँ की महिलाओं को लग रहा है कि नहीं, हम अब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकेंगे, हमारा कोई शोषण नहीं कर सकेगा। उत्तर प्रदेश में एक बात जान लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी कपड़ों को किरदार की तरह पहनते हैं, उनके कपड़े उनके किरदार होते हैं, जबकि और लोग जिनके अंदर कोई मॉरलिटी होती है वो किरदार को कपड़ों की तरह नहीं पहनते। दूसरी बात, इन्होंने बड़ा टोपी के मामले में किसानों को टोपी पहनाने का पूरा प्रयास किया। अडानी के कपड़े, अडानी की सुई और मोदी जी दर्जी बन के सी के बड़े प्यार से किसान भाइयों को पहनाना चाहते थे, लेकिन किसान भाइयों को पता था कि ये टोपी तिलस्मी टोपी है, जैसे हम सर पर लगाएंगे सर के बाल गायब हो जाएंगे। ठीक है राजेश जी, मुद्दों की बात करें वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन फिर क्रेडिट लेने के लिए इतनी होड़ क्यों? ठीक है राजेश जी, आपका जो कहना है मुद्दों की आप बातचीत करें, राजनीति में मुद्दों की बात होनी भी चाहिए, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए इतनी होड़ क्यों? क्रेडिट लेने की होड़ मांगनी प्रधानमंत्री जी करते हैं। अरे बात समझिए आप, जब हमारे नेता राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि ये 700 किसानों को मैं डाटा आपको दे रहा हूं जो किसान वहां शहीद हुए हैं, आप इनके परिवारों को मुआवजा दीजिए, नौकरी दीजिए। जिस प्रधानमंत्री को यह पता होता है
कौन सा रंग कौन पहन रहा है, कपड़ा कौन पहन रहा है, तो वो प्रधानमंत्री जब संसद में कहता है कि भारत सरकार के पास जो किसान शहीद हुए उसका कोई डाटा नहीं है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। ठीक है, हमारे साथ रमेश, ठीक है, ठीक है, बात पे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, लेट मी फिनिश। जिस कोई भी चुनाव आता है, चुनाव में पाकिस्तान, जिन्ना, हिंदू, मुसलमान, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होता। कांग्रेस ने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। कांग्रेस का एक राजनीतिक धर्म है, वो राजनीतिक धर्म है सबके लिए विकास की बात करना, सबको साथ लेके चलना। इसकी शुरुआत हमारे नेताओं ने शुरू से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक किया। जहां तक आप बात कर रही मजबूती की, अपने गढ़ की, तो हम किसी की लाशों पर राजनीति नहीं करते, हम किसी की आह की राजनीति नहीं करते। इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बताएं आय तो नहीं दोगुनी हुई, लेकिन किसानों की आह 1000 गुनी हो गई, 1000 गुनिया हो गई। किसानों की हत्यारी सरकार, मैं हत्यारी सरकार कहता हूं। जब इनको लगा कि नहीं अब किसान एकदम सरकार उखाड़ के फेंक देंगे, तो भाजपा आते कहते हैं प्रधानमंत्री बड़े उदार हृदय प्रधानमंत्री। उदार हृदय नहीं, चुनाव हृदय प्रधानमंत्री हैं। जब चुनाव हृदय प्रधानमंत्री को लगा कि अब किसान सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे, तो चुनाव के डर से प्रधानमंत्री जी ने किसान बिल वापस लेने का नाटक किया। मैं नाटक शब्द कह रहा हूं, नाटक सिर्फ इसलिए कि इनको चुनाव से हारने का डर है। ये अमृत महोत्सव मनाते हैं लखनऊ में जाके, वही बगल लखीमपुर में किसान मरते हैं, एक ट्वीट नहीं कर सकते। यशस्वी प्रधानमंत्री किस बात का यश? किसानों के मरने का, बेरोजगारी का, नौजवानों के हाथ में कटोरा पकड़ाने का। ठीक है राजेश जी, ठीक है राजेश जी, आपके पास वापस आते हैं। हमारे साथ रमेश ठाकुर भी बने हुए। रमेश जी, जिस तरह से तमाम पार्टियों के द्वारा अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत की जा रही है, उत्तर प्रदेश में राजनीति के तमाम मुद्दों की बात जरूर हो रही है, लेकिन जब विकास की बात आती है और विकास की परियोजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री भी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव में, चुनावी मोड में तो भाजपा के साथ भाजपा के तमाम नेता और उसमें प्रधानमंत्री भी रहेंगे। तो जब विकास की बात होती है, लोकार्पण की बात होती है, शिलान्यास की बात होती है, तो क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, पूर्वांचल की बात आती है तो सपा सुप्रीमो ये कहते हुए नजर आते हैं कि समाजवादी पार्टी के द्वारा पहल की गई थी। ये बात तो बेहद साधारण सी है कि एक सरकार में कोई भी परियोजना की शुरुआत होती है और दूसरी सरकार में वो परियोजना पूर्ण होती है, तो इतना हो हल्ला क्यों है? आखिर जिसने परियोजना को पूर्ण किया है वो यदि उसका क्रेडिट ले रहा है तो इसमें क्या गलत है? देखिए, मुझे लग रहा दोनों काम, चाहे पिछली सरकार का हो, सरकार चली जाती है, दूसरी सरकार आती है, वो बनाती है, तो पैसा टैक्सेस से जाता है, जनता का पैसा जाता है, किसी अपने का पैसा नहीं है। कोई पार्टी अपने से कोई पैसा नहीं देती है, ये सही बात है, वो हल्ला नहीं होना चाहिए। एक ने फीता काटा, दूसरे ने उद्घाटन कर दिया। मुझे लग रहा ये जब विकास की जो बात आती है वो चलते रहना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए, ये चीजों पे नहीं होना चाहिए। लेकिन दौर वैसा चल चुका है कि एक सरकार जाती है, अगर उनके दौर में, उनके कार्यकाल में अगर कोई काम अधूरा रह जाता है, वो काम पूरा होता है, तो दूसरी सरकार आती है तो उसको पूरा कर देती है, वो क्रेडिट खुद लेती है। तो मुझे लग रहा इन चलनों से बाहर आना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा इस बार का जो चुनाव है, जिन मुद्दों पे होना चाहिए, जिन मुद्दों पे चर्चाएं होनी चाहिए, उन मुद्दों पे चर्चाएं नहीं हो पा रही हैं। हालांकि सिटिंग सरकार के कुछ मंत्री, कुछ विधायक ऐसे हैं, वो समय समय पे आईना भी दिखा रहे हैं। अब हमारे पड़ोस के ही मुझे लग रहा शशांक भाई अच्छे से जानते होंगे, रोमी साहनी जी, वो कभी कुछ समय जब पहले, जब मूवमेंट, जब किसानों का जब बहुत ज्यादा उग्र था, तो वो किसानों के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन अभी उनको एक वीडियो जारी करना पड़ता है। और क्योंकि ये पीलीभीत और लखीमपुर ये ऐसे जिले हैं, वरुण गांधी भाजपा के हैं, मैं वही बता रहा हूँ, कुछ जो नेता है वो आईना इनको दिखा रहे हैं, लेकिन बावजूद भी रोमी सानी का मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने क्या करा, एक वीडियो जारी करके कहा किसानों की समस्या, और वो गन्ना भुगतान के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इन मुद्दों पे इनके जो हाई कमान है, सरकार है, वो बिल्कुल बोलने को राजी नहीं है, बिल्कुल एकदम। क्योंकि भाजपा एक काम में हमेशा कुख्यात रही है, भाजपा चाहे चुनाव पंचायत का लड़े, चाहे लोकसभा या कोई भी चुनाव लड़े, लेकिन वो हमेशा राष्ट्र के मुद्दे उठाती है, क्योंकि ये उनकी स्ट्रेटेजी रही है। क्योंकि राष्ट्र के मुद्दे उठाने से उनको ऐसा नहीं है फायदा नहीं हो, फायदा भी हुआ। लेकिन मुझे लग रहा अब का जो दौर है वो बदल चुका। उत्तर प्रदेश में आप 5 राज्यों के इस समय चुनाव हो रहे हैं, ना पंजाब की चर्चा है, ना उत्तराखंड की चर्चा है, सिर्फ यूपी की चर्चा है। वो चर्चा होनी भी चाहिए, बड़ा सूबा है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यहीं से निकलता है। लेकिन अगर दिल्ली का रास्ता जहां से निकलता है उस रास्ते पे कंकड़ बहुत हैं, खड्डे बहुत हैं, उसको भी भरना चाहिए। क्योंकि बेरोजगारी का जो आलम है इस समय, वो क्योंकि हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश के हम लोग रहने वाले हैं, हर चीजें देखते हैं।
महंगाई किस कदर थी। आप जब 2014 में सरकार, मैं किसी का दोष नहीं दे रहा हूं, ये सारी बातें मुझे लग रहा है बघेल साहब मेरी बात से एग्री करेंगे। जब 2017 में सरकार बदलती है, सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होता है, पेट्रोल का रेट अब से लेकर 62% बढ़ चुका है। रसोई गैस में आप बताइए 400% का हो चुका। मुझे लग रहा है इन पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो जिस रैली में आप टोपी की बात करते हो, तो उस रैली में ये महंगाई कम करने का मुझे लग रहा खाका बताओ, नीति बताओ, ये बताओ कि अगली दोबारा से अगर हमारी सरकार रिपीट होती है तो उसमें हम ये करेंगे। उस पर चर्चा नहीं हो पा रही है। ये जनता चाहती है। पंक्ति का लास्ट खड़ा हुआ व्यक्ति यही चाहता है कि प्रधानमंत्री, हमें समस्या है, हमें गैस नहीं मिल पा रही है, गैस के रेट ज्यादा बढ़ गए हैं, शिक्षा का आलम इस तरीके, शिक्षा के बारे में कुछ बोला जाएगा, वो चीजें हताश हो रहे हैं। क्योंकि जब बड़ी बड़ी जब रैलियां हो रही हैं, और गोरखपुर की बात है, गोरखपुर में जिस तरीके से भीड़ आज लगी, उन भीड़ में जरूरी नहीं है वो सब भाजपा के कार्यकर्ता हो, नहीं, उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं। वो अपने प्रधानमंत्री को सुनने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री से इस उपेक्षा के साथ जा रहे हैं कि हमसे जुड़ी समस्या, जो दिनचर्या की जो चीजें हैं उनके बारे में कुछ कहेंगे। वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। मुझे लग रहा होना चाहिए इन चीजों को लेकर। अगर मुझे लग रहा प्रधानमंत्री उनकी पूरी स्ट्रैटेजी बनती, उनके थिंक टैंकर इस तरीके से बताए तो चीजें कुछ और होती। क्योंकि यही गलती मुझे लग रहा भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में करी थी। पश्चिम बंगाल में उन्होंने एक भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाया था जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो एक लास्ट में खड़ा हुआ व्यक्ति जो बंगाली है उसके बारे में, ये चीजें नहीं। मुझे लग रहा है यहाँ पे आते आते ये चीजें हो रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थिति खराब है, ये सबको पता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जाट बहुल क्षेत्र है, वहां के लोग इस समय आंदोलन पे बैठे हुए हैं। आंदोलन का हल क्या होने वाला, आंदोलन से जिस तरीके से इन्होंने लगे डेंट को उस पर पेंट करने की कोशिश करी कि ठीक है हमने कृषि कानून को हमने वापस ले लिया, उसका फायदा हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत चीजें जो तत्कालिक रूप से की जानी चाहिए वो नहीं हो पाई है। अब आप पूर्वांचल में आ जाते हो, अभी हमारे मित्र ने कहा कि नहीं वो पिछली सरकारों का काटा हुआ फीता था। अच्छी बात है, मुझे लग रहा इस पे वोट बैंक में कोई असर पड़ने वाला नहीं है कि भाजपा को इससे बहुत ज्यादा वोट मिल जाएगा या बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ये जनता जानती है, क्योंकि हाईवे है जो बन रहा था, बनते बनते सरकार चली जाती है, दूसरी सरकार आ जाती है, वो बनाएगी, पैसा लगाएगी, उसका फीता भी काटेगी, उद्घाटन भी करेगा, वो उनका एक परम अधिकार भी है। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको, मुझे लग रहा है अखिलेश यादव इस पे अगर क्रेडिट लेना चाहे, प्रधानमंत्री क्रेडिट लेना चाहे, मुझे लग रहा है वो कनेक्ट करेगा, वो आपस में टकराव करेगा। सिर्फ आप ये कहो कि हमने जनता के जो पैसों से ये चीजें बनाई, पिछली सरकार ने अधूरा छोड़ दिया था, हमने पूरा कर दिया था, तो ये चीजें होना चाहिए। मुझे लग रहा क्रेडिट इस पे नहीं लेना चाहिए। और इस बार का जो चुनाव है उसमें जिन मुद्दों पे चीजें और जिन मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए थी, मुझे लग रहा उसमें टोपी नहीं आनी चाहिए थी, उसमें मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं होना चाहिए था, उसमें कोई जालीदार टोपी पहने किस तरीके से बात करे, ये नहीं होना चाहिए था। इस समय कोरोना के बाद से हम लोग उबर रहे हैं, बच्चे स्कूलों में जाना शुरू हुआ है, लोगों की नौकरियां नहीं है, सब लोग घर में इस समय है, तो उनकी आजीविका कैसे चले, नई चीजों को सर्जन करना चाहिए और नई चीजों को एक खाका बनाना चाहिए। मुझे लग रहा है उस पे मौजूदा सरकार या मौजूदा विपक्ष दीपक बघेल जी बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है, जबकि मुझे लग रहा करना चाहिए। जी दीपक बघेल जी, जिस तरह से यहाँ पर रमेश ठाकुर जी ने भी बोला है, कोरोना काल जब आया था तब स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर और आम जनता ने एक बार कहना शुरू किया था तो सरकारें हमें इन्हीं सब मुद्दे को लेकर चुननी चाहिए। लेकिन 2022 का चुनाव नजदीक आते आते एक बार फिर से राजनीति कहीं ना कहीं टोपी और इन तमाम मुद्दों में उलझ कर रह गई है। यदि हम विकास के तमाम मुद्दों की बातचीत करते हैं, प्रधानमंत्री की बातचीत करते हैं, तो प्रधानमंत्री जब लाल टोपी को लेकर रैली में बातचीत कर सकते हैं तो किसान आंदोलन को लेकर लंबे समय तक बयान क्यों नहीं आता है? लखीमपुर में जब घटना होती है तो लंबे समय तक पूरी उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार करती है, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा कोई ट्वीट, कुछ बयान नहीं आता है। इस पर क्या कहना है आपका? मुद्दों को लेकर यदि बातचीत की जाए तो तमाम अन्य पार्टियों की, यदि उत्तर प्रदेश में अभी बात करें तो समाजवादी पार्टी के द्वारा भी शिक्षा की बात की जा रही है, विकास की बात की जा रही है, कांग्रेस के द्वारा लड़कियों को आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत की जा रही है, लेकिन भाजपा टोपी की बात कर रही है। परियोजनाओं का लोकार्पण जरूर किया जा रहा है, लेकिन टोपी पर इतना जोर क्यों? प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी केवल विकास की बात कर रही है, टोपी की बात पे जब ये लोग रंगों के ऊपर हमला कर सकते हैं तो एक हमला झेलना भी इनको पड़ेगा। और अभी मेरे साथी बता रहे थे, रमेश ठाकुर जी ने कही अच्छी बात है, घुसपैठना भारतीय जनता पार्टी को दोनों सरकारों से ज्यादा सपा बसपा
से मिलकर ज्यादा 1.5 लाख करोड़ का भुगतान किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये एक साथ विकास कार्यों में आते हैं, ठीक है। और मेरे साथी मित्र राजेश जी बड़े बड़े अच्छे भावनात्मक बातें कह रहे थे, कुछ देर के लिए मेरा भी दिल पिघल गया, इतनी अच्छी बातें कह रहे हैं। पर जब मैंने इनकी बातों का निष्कर्ष निकाला तो आपको भी लगेगा प्रियंका जी किस प्रकार का झूठ बोलते हैं दुनिया के सामने और देश के सामने और प्रदेश के सामने, और वो खुले मन से न्यूज चैनल के माध्यम से। हत्यारी सरकारों को एक बार ये भी याद होना चाहिए कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर बेतुल की घटना 24 किसानों को गोली से मार दिया गया। अरे आप अभी देखिए उत्तर प्रदेश की बात करिए और दूसरा मंच उत्तर प्रदेश की बात करिए। उत्तर प्रदेश में किस तरह से किसान को कुचलने वाला गृह मंत्री प्रधानमंत्री के साथ मंच से करता है, आपको शर्म नहीं थी बघेल जी? आपको शर्म नहीं आती? आप अगर अमृत महोत्सव बनाते हैं, लखीमपुर में जमीन की लादी उनके किसानों की लहू को कम नहीं होती, आप व्यवस्था कर प्रधानमंत्री को आपके पास डाटा नहीं है, आपके पास डाटा नहीं कहते किसान सही हुए, आप उनको अवैधवादी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, आप किसानों की हित की बात करते हैं। बघेल जी ये देश किसान इस देश का आत्मा है, आप किसानों का अपमान नहीं कर सकते। ये हिंदू मुसलमान टोपी एक बात करो, डिबेट तो ड्रेल मत करो प्लीज, सुना नहीं दे रहा। सुन लीजिए, देखिए राजेश जी अब आपकी बारी आई थी, हम बिल्कुल नहीं बोलते थे, शांति से रहे थे, अनुशासित रहिए। ठीक है, एक एक कर अपनी बात करें। राजेश जी इसके बाद आपको ही मौका दूंगी, दीपक जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें। जी दीपक जी। जी अडानी की बात कर रहे थे, तो अडानी का भी छत्तीसगढ़ सरकार ने भी तो हसदेव एक कोल प्रोजेक्ट है वो अडानी को दिया है, तो क्या अडानी इनके भी साथी हुए ना, इनके भी तो मित्र हुए, राहुल गांधी के मित्र होंगे अडानी किसानों की भूख। मैं किसान कानून की बात कर रहा हूँ, उसका डीपीआर ही अडानी अंबानी के लोगों ने तैयार किया है, सरकार ने डीपीआर नहीं। जवाब ले लीजिए, आपने सवाल पूछा था जवाब नहीं लेंगे, आपने सवाल पूछा था जवाब दीजिए। पढ़े लिखे लगते हैं तो कम से कम जवाब पढ़े लिखे जैसा कीजिए, डायरी पेन लेकर बैठ लगते नहीं पढ़ा लिखा हूं। सवाल है जो अपनी बारी है जब बोल दीजिएगा, ठीक है। फिर इन्होंने बोला शोषण अधिकार महिलाओं के प्रति, तो भैया एक बार बताओ मध्य प्रदेश के एक विधायक के बेटे के बारे में जब मीडिया पूछता है तो आपकी महिला कैसे हाथरस में कौन से कानून से बघेल हाथरस में कौन से कानून में कौन से धार्मिक कानून में ये लिखा गया है? हिंदू मैं जानता हूँ, तू राज के बाद लाज चली जाती। आपके लोगों ने, आपकी सरकार, आपकी मशीनरी ने पेट्रोल डाल के बालिका को लड़ा आपने, आपको शर्म नहीं महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री सनातन धर्म के बारे में कौन से धर्म में लिखा है? पेट्रोल डाल के आपने लाश जलाई है, केवल और केवल मुद्दों पे बात कीजिए। आप किसी भी मुद्दे पेट्रोल डाल के आपने लाश जलाई है राजेश जी एक एक बात पर बात करें। राजेश जी सुनिए, राजेश जी आप दोनों के पास में आऊंगी। जी बिल्कुल, जी राजेश जी अब आप अपनी बात कह सकते हैं, क्या कहना चाह रहे थे आप पेट्रोल और डीजल को लेकर? जी देखिए ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं को नहीं हुआ, ये दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने। हाथरस की घटना में जिस तरह से नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जा रहे थे, जिस तरह से जब नेता जिस तरह प्रियंका गांधी राहुल गांधी और जी कहते हैं कि सनातन धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। मैं चैलेंज करता हूं इनको, इनके मुख्यमंत्री को भी, ये जाके बताए कि कौन से हिंदू धर्म में लिखा है कि सूर्यास्त के बाद कोई किसी की लाश का अंतिम संस्कार किया जाता है। उस बालिका की लाश को पेट्रोल डाल के जलाते हैं इनके मिश्रण की सरकारी मशीनरी, उसके अभिभावक को देखने नहीं देते। उन्नाव की घटना, कुलदीप सेंगर की घटना, महिला जो महिला की उलझ सकती हूँ, जो लोगों ने नारा आपके साथ किया है, इनके अन्याय से त्रस्त होके उन्नाव में विधायक कुलदीप सेंगर की क्या स्थिति, उसने किस तरह से लड़की का बलात्कार किया, उनके परिवार वालों को मारा, इनके चिन्मयानंद जो कि गृह मंत्री के शाहजहांपुर के, किस तरह से उनकी वीडियो वायरल हुई, इनको शर्म आनी चाहिए। ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने जब ये वादा किया उत्तर प्रदेश की महिलाओं से, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को लगा नहीं एक नेतृत्व हमारे साथ है जो उत्तर प्रदेश की महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा कर सकता है, क्या किसानों की रक्षा कर सकता है। जिस तरह लखीमपुर जाने के लिए
प्रियंका ठीक है। जब निकली कोई सरकार खड़ी हो गई जो किसान हित की बात करते हैं, तो गाजीपुर बॉर्डर में जिन्होंने कीड़े बिछवाई, वाटर कैनन छोड़े, गोलियां चलवाई, किसानों के सर फोड़े, कितने किसानों के सर फोड़े इसका डाटा इनके पास नहीं है। लेकिन कहा क्या बोलने से, जाति व्यवस्था बढ़ाने से, भाषावाद बढ़ाने से, क्षेत्रवाद बढ़ाने से। ठीक है शशांक जी भी हमारे साथ बने हैं। जी राजेश जी आपके पास वापस आऊंगी। शशांक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक जी, जिस तरह से राजेश जी लगातार दीपक बघेल जी से तमाम सवाल कर रहे थे, समाजवादी पार्टी भी ये सवाल भाजपा से करती रहती है, लेकिन यदि प्रशासन की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, तो आज पुलिस या प्रशासन पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि माफियाओं के राज को खत्म किया है, लेकिन यहां पर यदि बसपा की बात की जाए, बसपा सुप्रीमो की बात की जाए, तो वह आज भी समाजवादी पार्टी के गुंडाराज का हवाला देती हुई नजर आती हैं और उनके कई बयानों में ट्वीट के माध्यम से बार बार इस बात का जिक्र करते हुए नजर आती हैं। क्या कहना है इस पर आपका? भाजपा को लेकर आज जितने सवाल उठ रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर भी उतने ही सवाल बसपा के द्वारा उठाए जा रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, बड़ा स्पष्ट बता दूं मैं कि बसपा जो कह रही है एक विरोधी दल में है और वो अपनी बात कहने के लिए उनका एक्सपोजर हो चुका है, वो भाजपा की बी टीम के रूप में मशहूर हो चुकी है बहन जी, तो वो तो अपने को सेव करने के लिए बयानबाजी करेंगी। लेकिन मैं तो तथ्यों पे बहस करने का आदी हूं, जो तथ्य रख रहा हूं आपके सामने। मुझे ये बताइए कि 210 एनएसए के मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट 210 में से 190 खत्म कर देता है, वो सरकार की गुंडागर्दी नहीं है? 3 रिटें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, एक क्वालिफाइड वोटिंग के लिए, एक यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है, और एक प्राइवेट बिल अभी राज्यसभा में आया कि धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जाए। क्या कारण है कि इन तीनों ही ज्वलंत मुद्दों के पीछे फाइल करने वाले बीजेपी के लोग हैं? आज की तारीख में मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं आपको, और रमेश भाई भी मेरी बात से एग्री करेंगे, मुझे सिगरेट पीने की आदत है, मैं कभी कभी छोटी दुकानों पर रुक जाता हूं। आज की बात बता रहा हूं आपसे, मुझसे एक छोटे से पान की दुकान वाले ने पूछा कि ये बताइए भैया, ये तो कहते थे कि पेट्रोल के दाम कभी हमारे हाथ में है ही नहीं है, जो ये बाहर की दुनिया तय करती वही हमें देने पड़ते हैं, अब कैसे ये पेट्रोल के दाम रुके हुए हैं? ये सवाल उसका था। और दूसरा सवाल उसका ये था, बड़ा क्वालिफाइड सवाल था, एक ऑर्डिनरी सा था, मुझे लग रहा है वो 8वां 10वें से ज्यादा पढ़ा हुआ लड़का नहीं होगा। बहुत लॉजिक और वैलिड सवाल। और दूसरा सवाल उस बच्चे ने ये किया मुझसे कि एमएलसी साहब एक बात बताइए कि क्या ये दोबारा चुनाव होने भी देंगे? आज जनता में इस लेवल की बहस चल रही है। आज जनता में ये टोपी और उसकी बहस नहीं चल रही है। वो एक पान की दुकान वाला मेरे से पूछ रहा है कि रोज पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, अब ये कैसे नहीं बढ़ रहे हैं? और दूसरी चीज उसने सवाल किया कि क्या ये दोबारा चुनाव कराएंगे? ये आशंका जनता के मन में है। तो आज की तारीख में संविधान को बचाने का एक संघर्ष चल रहा है। आज की तारीख में कैसे विकास हो, और विकास का मैं केवल एक मुद्दा दे रहा हूं, जो लिखा पढ़ी की बात करता हूं मैं। हमने जिस समय 2017 में सरकार को छोड़ा था, हमने उत्तर प्रदेश की जीडीपी को 8.2% पे छोड़ा था। 2016 में नोटबंदी आती है और उसके बाद से जो गिरावट शुरू होती है, होते होते स्थिति ये आती है कि कोरोना काल से पहले वो गिरावट 4% पे आ जाती है। तो हमने कुछ किया है। आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हो, इन्होंने इंडियन रोड कांग्रेस को आप उठा के देख लीजिए, मेरिडियन जो रोड के बीच में छोड़ा जाता है उसको उन्होंने 1/4 कर दिया और कहा साहब हमने 6,000 करोड़ रुपए की बचत कर दी है। कुछ चीजें जो जनता तक नहीं पहुंचती हैं, आप पता करिए कि इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से मेरिडियन जो है वो कम रखा गया है, और ये कहा गया है कि साहब क्योंकि स्टेट ओन्ड ये स्टेट एक्सप्रेसवे बन रहा है, जबकि मूल रूप से जो जमीन का एक्वायरमेंट हुआ था, जो समाजवादी पार्टी 70% जमीन को एक्वायर कर चुकी थी 2017 तक, वहां पर मेरिडियन जो 2 के बीच में होना चाहिए था उसको 1/4 करके इन्होंने कॉस्ट कटिंग करके और साइड की जो फैसिलिटीज होती हैं उसको नहीं रखा। तो ये लगातार झूठ बोल रहे हैं, जनता के सामने पूरे तथ्यों को नहीं रखते हैं, और उनसे बचने के लिए इस तरह के मुद्दे को ये आगे भी उछालेंगे। अभी तो 44 दिन में प्रधानमंत्री केवल 4 बार आए हैं, और मेरी बात आज ऑन रिकॉर्ड नोट कर लीजिए, कम से कम 44 बार प्रधानमंत्री जी, इस उत्तर प्रदेश की खाली बात कर रहा हूं कि उनको आना पड़ेगा। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी बहुत ही डिफेंसिव हो चुके हैं। जब से उन्होंने कृषि कानून वापस लिए हैं, वो लगातार अभी और जो है तीखे, और जो है मैं तो उन्हें घटिया टाइप के शब्द कहूंगा कि उस किस्म के आरोप प्रत्यारोप अभी आने वाले हैं मैदान में। तो इसके लिए हम लोग को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने एक लाइन बना ली है कि
हम संविधान के मुद्दे पे, धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पे और सांप्रदायिक सद्भाव के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, दवा पढ़ाई मुफ्ती और रोटी कपड़ा सस्ता हो, इस मुद्दे पर जनता के बीच में गए थे और फिर जाएंगे और इन्हीं मुद्दों पे जाएंगे। ठीक है राजेश जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी मेरा फाइनल कमेंट ये है कि देखिए उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, 5 साल इनकी सरकार हो गई है, उत्तर प्रदेश में रोजगार गायब है, कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है। किसानों की देखिए, किसान सबसे बड़ी हृदय विदारक जो घटना हुई है वो लखीमपुर की घटना हुई है। एक बात आप जान लीजिए, आप किसान इस देश की आत्मा, इस देश के निर्माण में किसानों ने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है। तो देश के स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तब भी किसानों ने अपना सर्वश्रेष्ठ किया था। लेकिन जिस तरह बेशर्मी शब्द में यूज करूंगा, जिस तरह बेशर्मी से गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जानबूझकर, उसके 2 दिन पहले चेतावनी दी थी इन्होंने, गृह राज्य मंत्री ने, मैं किसानों से निपट लूंगा। उसके बाद उस मंत्री का, गृह मंत्री राजनीति होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक जो धर्म होता है वो भाजपा का धर्म नहीं है, भाजपा की विधर्मी राजनीति है। राजनीतिक धर्म होता है लोगों को कल्याण की बात करना। ठीक है राजेश जी, ठीक है राजेश जी, दीपक बघेल जी के पास आएंगे। ठीक है राजेश जी, बात करना चाहता हूँ जी। उत्तर प्रदेश में आज तक भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो अपनी गरिमा के नीचे जाके ऐसे सतही शब्दों का इस्तेमाल करे, वो सिर्फ इसलिए कि चुनाव जीत जाए। मैं तो कहता हूं कि ये कभी करें 44 बार, प्रधानमंत्री हरदम चुनावी मोड में रहते हैं, हरदम ठीक है, समय कम है, मुझे दीपक बघेल जी के पास भी जाने दीजिए। दीपक बघेल जी, प्रधानमंत्री लाल टोपी की बात चाहे जितनी कर ले, लेकिन किसानों के मुद्दे की बात करें तो सरकार की किरकिरी जरूर हुई है। क्या लगता है आपको, क्या कहना है आपको कि किसानों की जितनी किरकिरी और इसके बाद कृषि कानून बिलों की वापसी हुई है, क्या कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचेगा आगामी चुनाव में? प्रियंका जी, जिस प्रकार से किसान बिल को रिपील किया गया, तो वो प्रधानमंत्री जी ने अपना बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि हमने लगातार चुनाव भी ठीक है राजेश जी, बात पूरी कर लेने दीजिए। राजेश जी, समय मेरे पास बहुत कम है। राजेश जी, समय मेरे पास बहुत कम है। दीपक जी, जल्दी से अपनी बात खत्म करिए आप। ठीक है, समय की कमी की वजह से जी दीपक जी, जल्दी से अपनी बात फिनिश करिए। चुनाव हारने के डर से बिल वापस करने का नाटक किया प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, समय मेरे पास बहुत कम है। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, शशांक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और रमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के मुद्दा में आज हम बात कर रहे थे टोपी की सियासत को लेकर। एक और प्रधानमंत्री ने रैली के दौरान टोपी, लाल टोपी का नाम लेकर टोपी की सियासत को गरमा दिया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुद्दों के विहीन राजनीति में तमाम जुमलों को लेकर आगे बात की जा रही है, देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में जब जनता वोट करती है तो आखिर वो मुद्दों पर वोट करती है या फिर टोपी और इस तरह के जुमलों पर बातचीत करती है। बड़ा सवाल यही है कि अब जनता किसे टोपी पहनाती है और किसे ताज, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।